नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं अ यंग डेडिकेटेड रिसर्चर ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम with more than 1 decade of social service at national level। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आयुष नंदन जी का, जिनका जन्म 30 जुलाई 1999 को बिहार के बिक्रमगंज के एक सामान्य परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी।
यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। More importantly, he is all set to complete his doctoral program PhD in Sanskrit from the Department of Sanskrit, University of Delhi. यदि मैं उनके एकेडमिक एमिनेंस की बात करूं तो हम पाते हैं कि महज 26 वर्ष की आयु में आयुष जी ने अपने नाम कई उपलब्धि दर्ज कर ली है। फॉर एग्जाम्पल, I can mention here some of the important ones. He was conferred gold medal for securing the highest academic distinction in Bachelor of Arts at University of Delhi. Then again, he received gold medal for outstanding performance at master level from University of Delhi. He has also been certified by UGC NET, JRF, and recipient of full-term doctoral fellowship awarded by the Indian Council of Social Science Research, Ministry of Education, Government of India. Mr. Ayush has published more than 25 research papers in highly reputed peer-reviewed journals on Indian knowledge system. In addition, Mr. Ayush has also held several dignified positions at university level like President of Student Union, President of Sanskrit Department Council, Secretary of Women Development Cell, Sports Secretary, Cultural Secretary, and coordinators and members of various committees. And I should not forget to add that Mr. Ayush has been felicitated with several awards and honors. Some of the prominent ones are Sanskrit Sadhak Samman by the Department of Sanskrit, University of Delhi, Sanskrit Pratibha Purashkar by the Delhi Sanskrit Academy, Government of Delhi, and many more. Thus, there are so many accolades and achievements to his name. And to know more about Ayush Nandan, I'll take you straight to our online platform of Life Express, where Mr. Ayush has joined, and pleasure is solely mine in welcoming one and only an emerging academic researcher and social worker, Mr. Ayush Nandan ji. Namaskar, Ayush ji. जी नमस्कार सर। First of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. आयुष जी, इतने कम उम्र में आपने कई शैक्षणिक उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। तो सबसे पहले हम आज की वार्ता को शुरू करते हुए ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या जी है आपके जीवन के ड्राइविंग फिलॉसफीज या ड्राइविंग फोर्स जिसके बदौलत आप इतनी तीव्र गति से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। ओवर टू यू आयुष जी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे लाइफ एक्सप्रेस ऐसे इमिनेंट जो चैनल है वो आपने इनवाइट किया। पहले मैं आपको और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि ऐसी क्या चीजें हैं जिसके कारण कि मैंने इन उपलब्धियों को हासिल किया, तो मैं सर्वप्रथम मैं जो कुछ भी हासिल किया, जो कुछ भी किया, उसका श्रेय मैं अपनी माताजी को देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी माताजी ने अपने समय में कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय से उन्होंने आचार्य किया संस्कृत से। और मुझे याद है कि जब हम लोग गांव में रहते हैं, उस समय गांव में हम लोग रहते थे। आज भी मैं जब यहाँ से जाता हूँ तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के ही
बच्चे हैं। तो मुझे याद है कि जब माता जी खाना बनाती थी तो खाना बनाते टाइम वो खाना भी बनाती थी और मुझे संस्कृत की जो सुभाषित थी और जो सूक्तियां जो थी वो खाना बनाते समय उन्होंने मुझे सूक्तियां, चूंकि उस समय तो मैं बहुत छोटा था, संस्कृत का उतना नहीं था, लेकिन वो संस्कृत बोल करके फिर उसको मुझे हिंदी में समझाती थी। तो मैं ये मानता हूं कि आज उन्हीं का संस्कार है। आज उन्हीं की बदौलत से मैं जो भी हूँ, वो जितनी भी मैंने उपलब्धियां हासिल की, वो आज मैं उनको सब कुछ अपना श्रेय जो है मैं उनके चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी 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 तो सर। आप ये पूरा श्रेय अपनी माता जी को दे रहे हैं। जी जी बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो कमिंग टू योर डॉक्टरल रिसर्च, जी जी हम आपके शोध के मुख्य चिंतन के बारे में जानना चाहेंगे और जी आपके रिसर्च के क्या-क्या आउटकम्स या क्या-क्या न्यू फाइंडिंग्स निकल के आए और साथ में आप भारतीय ज्ञान परंपरा को भी परिभाषित करें थोड़ा कि क्या है भारतीय ज्ञान परंपरा अपने मूल स्वरूप में। तो पहले हम चाहेंगे कि आप अपने रिसर्च फाइंडिंग्स के बारे में थोड़ा हमें बताएं। यस। सर, मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो है शुल्ब सूत्रों का गणित शास्त्रीय अध्ययन, बौधायन मानव आपस्तंभ और कात्यायन शुल्ब सूत्रों के विशेष संदर्भ में। तो जब मैं ये टॉपिक ले रहा था रिसर्च का, तो मैंने ऋग्वेद से लेकर के और वेदांत तक मैंने अध्ययन किए। अभी जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम आज तक पढ़ रहे थे, बौधायन शुल्ब सूत्र में बौधायन ने उसको सर्वप्रथम परिभाषित किया है। दीर्घ चतुरस्रस का क्षणया रज्जु पार्श्वमानी त्र्यंकमानी च यत् पृथक भूते तदुभयम करोति। आचार्य बौधायन ने सबसे पहली बार जब यज्ञ की वेदियां बनाई जाती थी तो उन्होंने ट्रायंगुलर फॉर्म में, जो आज हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो ट्रायंगुलर फॉर्म में सबसे पहले उन्होंने परिभाषित किया। उसके बाद ऋग्वेद से, चूंकि हम सब जानते हैं कि सबसे पुराना साहित्य, सबसे प्राचीन जो अपना लिटरेचर है वो ऋग्वेद है। हम ऋग्वेद से शुरू करते हैं तो वहां नंबर सिस्टम सर्वप्रथम हमें मिलता है। जैसे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आया हुआ है इंद्र पंच छित्ती नाम। वहां 5 संख्याओं का हमें प्राप्त होता है कि वहां 5 संख्या की जानकारी है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऋग्वेद के जो पहले के मंडल हैं और जो आखिरी के मंडल हैं वो पर माने गए हैं, इसीलिए मैंने तीसरे मंडल का वर्णन किया। तो नंबर सिस्टम हमें वहां मिलते हैं। उसके बाद जब हम यजुर्वेद में आते हैं तो यजुर्वेद में संख्याओं का जो ज्ञान है वो हमें इवन और ऑड नंबर्स हमें वहां प्राप्त होते हैं। जैसे एक मंत्र है, एकाच में तिसरश्च में तिसरश्च में पंच में पंच में सप्तच में सप्तच में नवच में नवच में एकादश में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1 3 3 5 5 7 7 9 और ऐसी लंबी संख्याओं का वर्णन यजुर्वेद में प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आज हम लोग पढ़ते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो पढ़ते हैं उसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। 10 टू द पावर 0 से लेकर के 10 टू द पावर 12 तक ये जो संख्या है, इस संख्याओं का वर्णन भी हमें यजुर्वेद से प्राप्त होता है। आयुष जी, मैं थोड़ा यहाँ एक उत्सुकतावश आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा
कि जी ये जो एक सामान्य अवधारणा रही है कि जैसे कि आर्यभट्ट ने शून्य की बात करी थी और आप ऋग्वेद में जा रहे हैं, जिसका कि कालखंड मुझे लगता है कि काफ़ी पहले रहा आर्यभट्ट से। तो इस जी पे आपका क्या मतलब कहना है? कैसे आप इसको देख रहे हैं कि पहले ऋग्वेद में वर्णन आया या आर्यभट्ट? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले ऋग्वेद को ही हम मानेंगे, क्योंकि बिल्कुल, ऋग्वेद जो है वो अपना सबसे पुराना साहित्य, ये सिर्फ भारत का ही नहीं विश्व का सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। बिल्कुल। और हमें ऋग्वेद में सर्वप्रथम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, हुँ, गणितीय अवधारणाएं मिलती हैं। तो ये हमें मानना ही होगा और ये पूरे विश्व को मानना होगा कि हुँ, जो हुँ, हमारा प्राचीन साहित्य है हुँ, हुँ, वहाँ हुँ, मैथमेटिक्स था। हुँ, 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 उसके बाद फिर जब यजुर्वेद के बाद फिर जब सामवेद में आते हैं, तो सामवेद में जो अभी हम लोग उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये जो 3 हुँ, स्वरों, तो आज जितना भी म्यूजिकल सिस्टम है वो सब उसी पर आधारित है। हुँ, 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 उसके हुँ, बाद जब हम अथर्ववेद की बात करते हैं, तो वहाँ रात्रि सूक्त है। रात्रि सूक्त में पूरा टेबल आया है 11 का। 11 हुँ, का टेबल जो है वहाँ वर्णन उसमें हमें प्राप्त होता है। हुँ, हुँ, ठीक इसी प्रकार जब हम उपनिषदों में आते हैं, तो हुँ, बृहदारण्यकोपनिषद का एक बहुत अच्छा मंत्र सुप्रसिद्ध है। हुँ, 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 ओम हुँ, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बिल्कुल। यहाँ जो अनंत की अवधारणा है, हुँ, ये फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ हम मैथमेटिक्स को जोड़ करके देख सकते हैं कि हुँ, उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पे पूर्ण ही बचता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। टेंड्स टू इंफिनिटी, हुँ, तो ये हुँ, हुँ, हमें जो है वो अवधारणा प्राप्त होती है। हुँ, 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 इसी प्रकार जब फिर हम उपनिषद के बाद वेदांगाज में आते हैं, तो 6 वेदांग हैं, जिसमें से कि एक वेदांग कल्प है। हुँ, हुँ, कल्प भी 4 भागों में बटा हुआ है, हुँ, जिसमें हुँ, से कि एक शुल्ब सूत्र है और शुल्ब सूत्र कुल 8 हैं, जो कि 4 इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से पब्लिश्ड है। उसी 4 पर मेरा जो है वो शोध है। अच्छा, अच्छा। मैं अभी शोध कार्य कर रहा हूँ। बहुत जी अच्छा, बहुत अच्छा। हुँ, हुँ। तो बहुत अच्छा आपने विश्लेषण अभी किया अपने कामों का, लेकिन मेरा आप प्रश्न का जो दूसरा भाग था कि भारतीय ज्ञान परंपरा अपने मूल स्वरूप में है क्या आपके लिए? तो उस पे भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। विशेषकर 2 बिंदुओं पर आप मैं चाहूँगा कि आप प्रकाश डालें। एक तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जीवन और शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? और दूसरी बात, क्या उन उद्देश्यों की पूर्ति या उन उद्देश्यों को हम पूरा कर पा रहे हैं आज की वर्तमान शिक्षा के ज़रिए? हुँ, जी, भारतीय शिक्षा नीति 2020 में आई। उसके अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा को अन्य संस्थानों में, मुझे लग रहा है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालयों में लाने का प्रयास किया जा रहा है। हुँ, और हुँ, जहाँ तक रही बात भारतीय ज्ञान परंपरा की, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ भौतिकतावादी पर आश्रित नहीं है। भौतिक के साथ आध्यात्मिक, जिसके लिए हमारा ये जीवन मिला हुआ है, हुँ, हुँ, उस पथ पर मुझे अग्रसर करती है। हुँ, और हुँ, एक उपनिषद वाक्य है, सा विद्या या विमुक्तये। हुँ, विद्या वही है जो जीवन को मुक्त कर दे। हुँ, हुँ,
जब विद्या और अविद्या की बात आती है उपनिषद में, तो हम जितने भी लिटरेचर पढ़ रहे हो, जितने भी चीज पढ़ते हैं, ये सारी अविद्या है। विद्या सिर्फ एक ही है, वो है जो मुक्ति प्रदान कर दे। लेकिन मुक्ति किस बात से? मुक्ति जो आज के समय में हम अलग अलग चीजों में बंधे हुए हैं, हम छोटे छोटे चीजों में उलझ करके अपनी जरूरत को पूरा करना चाहते हैं, और हम ये नहीं सोचते कि उसका असर समाज पर क्या पड़ता है, क्या पड़ेगा, सामने वाले के जीवन पर उसका क्या असर पड़ेगा। किसी को बिना दुख पहुंचाए, उपनिषद भी यही बताता है कि किसी भी जीव को बिना दुख पहुंचाए यदि हम अपनी आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं, वास्तविक में वही शिक्षा है और वही विद्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसी तरह से आपने सा विद्या या विमुक्त एक वाली जो बात अभी आपने कही है, बिल्कुल सही है कि विद्या वही है जो कि आपको सफरिंग से, अटैचमेंट से मुक्ति दे। जी। और कई स्तरों पे है वो, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो या व्यक्तिगत स्तर पे हो या मनोवैज्ञानिक स्तर पे हो, कई स्तरों पे उसको देखा जा सकता है। लेकिन उसी प्रकार से मेरा प्रश्न का एक भाग ये भी था कि जीवन के भी उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार क्या आप देखते हैं? क्योंकि जैसे कि आपका ऋग्वेद में भी एक मुझे लगता है कि 10वें अध्याय के 53वें ऋक में 6ठे श्लोक में मतलब एक आता है, मनुर्भव जनिया दैव्यं जन्म, जिसका कि अर्थ है आपका कि मानव बनो और मानवीय गुण वाले प्रजाति की उत्पत्ति करो। तो अब ये जीवन का उद्देश्य बड़े ही सरलता से समझाया गया है वहां पे। तो कुछ और भी जीवन के उद्देश्य आपने देखा भारतीय ज्ञान परंपरा का जब आप अध्ययन कर रहे थे, या आजकल भी जो आप कर रहे होंगे? जैसा कि हम लोग पढ़ाई तो करते ही हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं, लेकिन उसमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य है, वह मेरे समझ से ये है कि अगर आप में धृति है, क्षमा है, आप में सहृदयता है, आप ये सोचते हैं कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं उसको सिर्फ एक किताबी कीड़ा होकर के पढ़ना, ये एक अलग बात होती है। और समाज के साथ जुड़ करके, समाज को कनेक्ट करके, समाज की भावनाओं को अपने साथ जोड़ करके अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो मेरे हिसाब से भारतीय ज्ञान परंपरा की सार्थकता उसी में है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि संस्कृत, चूंकि आपका विषय संस्कृत रहा है, तो संस्कृत को लेकर के मेरा एक ये प्रश्न है कि संस्कृत जो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, उसकी ऐसी अधोगति आज क्यों हो रही है? क्या करेंगे आप संस्कृत को पुनर्जीवित करने के लिए और प्रयोग में लाने के लिए? क्योंकि यदि संस्कृत है, ये मेरी व्यक्तिगत अवधारणा है कि यदि संस्कृत है तो हमारा संस्कार भी है, और यदि हमारा संस्कार है तभी हमारी संस्कृति भी है। लेकिन आज आप देखिए, आप अपने विश्वविद्यालय की भी बात आप अगर आप करते हैं, तो वहां आप देखेंगे कि लोग संस्कृत में मतलब संस्कृत की बात तो करते हैं, लेकिन संस्कृत में बात नहीं करते हैं। तो एक सर्वे में मैंने पाया कि आज संस्कृत के जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो बोलने वाले हैं संस्कृत के, वो महज 10 से 12 हजार मतलब नेटिव स्पीकर्स बच गए हैं।
और ये आज एक तरह से इंडेंजर्ड लैंग्वेज की श्रेणी में चला गया है। तो इसकी ये जो अधोगति हुई है, इसके क्या-क्या कारण आप समझते हैं और उसके क्या निदान हो सकते हैं, समाधान कैसे आप देखते हैं? बताइए कुछ इसके बारे में। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब जैसे कि जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि वैदिक ऋषिकाएँ भी हुई। वहाँ महिलाओं को पढ़ने का अधिकार पूर्ण रूप से उसी प्रकार था जिस प्रकार पुरुषों को था। हुँ, परंतु बीच में कालांतर में महिलाओं के शिक्षा, हुँ, उनको सिर्फ घर तक ही सीमित कर दिया गया। उनकी शिक्षा को हुँ, बाधित। हुँ, उसके बाद ये सिर्फ एक पंडितों की भाषा है, हुँ, ऐसा नैरेटिव समाज में फैलाने का कार्य किया गया। वेद सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, इस प्रकार की अवधारणा जो है वो लाई गई। हुँ, हुँ, जब हम किसी भी चीज को संकुचित करते हैं, उसको सीमा में बांध देते हैं, तो उसके ह्रास होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। हुँ, तो हुँ, हम वहां से देखते हैं कि जितने भी ग्रंथ लिखे गए, हुँ, वो हुँ, चाहे गणित शास्त्र की बात हो, वो विज्ञान की बात हो, सामाजिक अध्ययन की बात हो, वो सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। हुँ, यानी कि इससे हमें ज्ञात होता है कि उस समय संस्कृत जनमानस की भाषा थी। हुँ, हुँ, परंतु अगर किसी भी समाज को हुँ, हुँ, अधोगति में ले जाना हो, तो सबसे पहले उसके शिक्षा पर वार करना, हुँ, ऐसा हुँ, माना जाता है कि सबसे पहले उसकी शिक्षा को चौपट कर दो। हुँ, तो हुँ, संस्कृत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संस्कृत को एक वर्ग विशेष के बीच में हुँ, लाने का कार्य किया गया। हुँ, हुँ, भारत में सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को, हुँ, हुँ, उनकी लाइब्रेरीज को हुँ, जलाया गया, जिससे कि हमारा जितना लिटरेचर था वो चला जाए। और उतना करने के बावजूद भी अगर मन नहीं भरा तो यहाँ से काफी लिटरेचर को पश्चिम की तरफ ले जाया गया। हुँ, हुँ, तो मैं हुँ, ये मानता हूँ कि संस्कृत को अधोगति में ले जाने के अनेक कारण हैं। हुँ, हुँ, हम इस बात से संस्कृत को देख सकते हैं कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में जब कोई भी विदेश से छात्र पढ़ने आता था तो वहां के द्वारपाल सबसे पहले उसका साक्षात्कार करते थे, हुँ, हुँ, और वो भी संस्कृत में करते थे। हुँ, हुँ, तो जब एक विश्वविद्यालय का द्वारपाल किसी छात्र से संवाद संस्कृत में करता है और उसका साक्षात्कार लेता है, तो हुँ, हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि उस विश्वविद्यालय के आचार्य हुँ, की जो सीमा होगी, उसकी जो पराकाष्ठा होगी, वो क्या होगी। हुँ, हुँ, राइट, हुँ, हुँ, तो आज जो हम संस्कृत की जो बात कर रहे हैं कि ऐसे अधोगति में कैसे आया, तो ये हुँ, बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। हुँ, हुँ, परंतु अब भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हुँ, हुँ, को इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज में, कि एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स भी संस्कृत पढ़ सकता है, एक संस्कृत का स्टूडेंट जूलॉजी पढ़ सकता है, फिजिक्स पढ़ सकता है, फिजिक्स का संस्कृत पढ़ सकता है। अब हुँ, ये जो पॉलिसी आई है, इससे मुझे लगता है कि संस्कृत को हुँ, बढ़ावा मिले हुँ, हुँ, और संस्कृत
बात करने वाले की, सर जो आप बात कर रहे थे कि बहुत कम ही बच गए हैं, संस्कृत की बात तो सभी लोग करते हैं, लेकिन संस्कृत बोलने वाले, तो मुझे लगता है कि हम ये ना सोचे कि हम क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं या सही बोले। हमें सबसे पहले संस्कृत में बात करने के लिए हैबिट जो है वो डेवलप करना। बहुत अच्छा। और थोड़ा यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि कोई भी भाषा तभी लोकप्रिय होती है या व्यवहार में लाई जाती है जब वो लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स बन जाए या व्यापार की भाषा बन जाए। तो क्या ये आपको भविष्य में कुछ ऐसे आसार दिख रहे हैं कि हम संस्कृत को, जैसे कि इंग्लिश आज ये बिजनेस लैंग्वेज है और इसलिए आज पूरी दुनिया के लिए एक लिंक लैंग्वेज बन के ये काम कर रही है। तो कुछ ऐसा भी मतलब प्रयास किया जाना चाहिए जो कि हम इसको व्यापार की भी भाषा बना सके संस्कृत को। ऐसे कुछ प्रयास अगर मतलब आपने सोचा है करने का या कुछ ऐसे हो रहे हो तो उसके बारे में बताइए। जी, जैसे कि हम लोग विश्वविद्यालय में अभी संस्कृत के लिए संस्कृत बोलने ऐसे सभी हॉस्टल्स में, यूनिवर्सिटीज के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में ऐसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक शिविर लगा करके 7 दिन का, 10 दिन का शिविर लगा कर उनको संस्कृत बोलना, उनको जो डेली यूजेस के जितने भी संस्कृत के शब्दावली हैं उनको आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन छोटे-छोटे प्रयासों से बहुत निश्चित ही अच्छा। संस्कृत अपने उच्चतम शिखर पर पहुंचेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो समय की थोड़ी मर्यादा है आयुष जी, इसलिए हम थोड़ा समाप्ति की ओर अग्रसर होंगे और अंत में हम चाहेंगे कि आप समाज को, विशेषकर छात्र समुदाय को एक संदेश जी, दें, जिससे समाज में एक नहीं कई आयुष नंदन उभर के निकले, जो समाज में एक नई बौद्धिक चेतना लाए, खासकर बिहार के परिदृश्य में। क्या कहेंगे जी। आप? हुँ, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर कि जो मेरा अनुभव रहा है, जब आप किसी भी प्रयोजन को लेकर के निकलते हैं, तो अब आप ये मत देखिए कि आपके पीछे कौन है और कौन नहीं है। हुँ, आपके रास्ते पर मखमल बिछा हुआ है या अंगारे बिछी हुई हैं, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। हुँ, आपका लक्ष्य आपके प्रयोजन पर होना चाहिए हुँ, और उसके लिए जितना भी परिश्रम हो सके, अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। बिल्कुल। जितना आपके बस में है, उसका आप 100% उसमें लगाइए। मैं सभी छात्र समुदाय को यही कहना चाहूँगा। हुँ, हुँ, और बहुत अच्छा। राजनीति जो इतना हम लोग एक अलग नज़रिए से देखते हैं राजनीति को, तो हुँ, मेरा हुँ, ये मानना है कि शिक्षा के साथ आप राजनीति में आएँगे, तो देश के लिए अच्छे-अच्छे पॉलिसीज़ बना पाएँगे, देश के हुँ, लिए कुछ कर गुज़रेंगे हुँ, हुँ, और अथक मेहनत, अथक प्रयास, माता-पिता, गुरुजनों के आशीर्वाद को नित्य प्रातः स्मरण करके और आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आयुष जी, आज आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद और आपके सराहनीय बौद्धिक योगदान के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस अवार्ड ऑफ आइकॉनिक रिसर्चर। और आपके इस उपलब्धि पर मैं अपने टीम समेत आपको ढेरों बधाई देना चाहूँगा और आभार। ईश्वर ने चाहा तो हम फिर से किसी और एकेडमिक फोरम में हम आपसे मिलेंगे जी, और जी। आज आप जुड़े उसके लिए पुनः आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। चलिए, आभार सर। LXP Award of Iconic Researcher is proudly presented to Mr.
Ayush Nandan for his exemplary contributions to Indian knowledge system on 31st May 2025. नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के आई के सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फाबेट के जरिए सीखा था वो था शांति, और हिंदी का अगला लेटर या अक्षर है ह। अब आप सोच रहे होंगे कि ह से क्या हो सकता है, लेकिन ह से जिस मानव मूल्य का मैंने चयन किया है वो है हर्षित। हर्षित नाम सुनते ही मन में एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जो न केवल अपने कार्यों से बल्कि अपने स्वभाव और विचारों से भी दूसरों को प्रभावित करता है। हर्षित, जिसका शाब्दिक अर्थ खुश या प्रसन्न होता है, अक्सर अपने नाम के अनुरूप ही एक सकारात्मक और ऊर्जावान व्यक्तित्व का धनी होता है। हर्षित का व्यक्तित्व कई आयामों से मिलकर बना होता है। वह आमतौर पर मिलनसार और सहज स्वभाव का होता है जो उसे लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। उसकी मुस्कान और सकारात्मक दृष्टिकोण अक्सर दूसरों में भी आशा का संचार करते हैं। वह चुनौतियों का सामना करने से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखता है। यह गुण उसे जीवन के उतार चढ़ावों में भी स्थिर रहने में मदद करता है। शिक्षा के क्षेत्र में हर्षित अक्सर अपनी लगन और कड़ी मेहनत से उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। वह केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यावहारिक शिक्षा और नए कौशल सीखने में भी रुचि रखता है। उसकी जिज्ञासा उसे विभिन्न विषयों में गहराई तक जाने के लिए प्रेरित करती है। खेल कूद हो या कला, हर्षित अपने रुचियों को भी भरपूर समय देता है और उनमें भी अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता है। वह जानता है कि सर्वांगीण विकास के लिए केवल अकादमिक सफलता ही काफी नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं को भी निखारना आवश्यक है। सामाजिक रूप से हर्षित एक जिम्मेदार नागरिक होता है। वह अपने परिवार और दोस्तों के प्रति वफादार और सहायक होता है। जरूरत पड़ने पर वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आता है और सामुदायिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। उसकी संवेदनशीलता और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता उसे एक अच्छा श्रोता और परामर्शदाता भी बनाती है। वह जानता है कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों के साथ साथ सामूहिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। हालांकि हर व्यक्ति की तरह हर्षित के भी कुछ कमजोर पहलू हो सकते हैं। हो सकता है वह कभी-कभी अत्यधिक भावुक हो जाए या कुछ स्थितियों में निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उनमें सुधार करने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। यह आत्म सुधार की भावना ही उसे एक बेहतर इंसान बनाने या बनने की दिशा में अग्रसर करती है। निष्कर्षतः हर्षित एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने नाम के अर्थ को सही मायने में चरितार्थ करता है। उसकी प्रसन्नता, सकारात्मकता, कड़ी मेहनत और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना उसे एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बनाती है। वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी खुशी और उम्मीद का स्रोत होता है। हर्षित व्यक्ति समाज को एक बेहतर और अधिक सामंजस्यपूर्ण स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तो मेरे कहने का भाव ये था कि मैं हूं या आप हो, हम सभी के व्यक्तित्व में हर्षित होना आवश्यक है। हर्षित के इस विश्लेषण के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता या वैज्ञानिक कारण को समझेंगे और इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे गाय के गोबर के वैज्ञानिक तथ्य अकॉर्डिंग टू केवी सिंह। गाय के गोबर की उपयोगिता पर जितना शोध भारत के मनुष्यों ने किया है, संभवतः विश्व में उतना अन्यत्र कहीं नहीं हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक भी अब इस पवित्र पदार्थ के गुणों को स्वीकारने लगे हैं। उनके अनुसार गाय का गोबर असंक्रामक नॉन कंडक्टर है और इसमें विद्युत निरोधक शक्ति है। यह भी देखा गया है कि आकाश से गिरने वाली बिजली गोबर के ढेर पर गिरते ही निष्क्रिय हो जाती है। गोबर में फास्फोरस नामक तत्व बहुतायत में पाया जाता है। इस तत्व में कई संक्रामक रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह भी पता चला है कि गोबर से लिपे गए घरों में परमाणु ऊर्जा के घातक प्रभाव भी नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन भारतीय प्रथा के अनुसार किसी मनुष्य की मृत्यु होने पर घर आंगन को गोबर से लीपा जाता था ताकि मृत शरीर के विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के कीटाणु नष्ट हो जाए और घर के कुटुंबजनों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। कुष्ठ रोग के उपचार में भी गोमय लाभप्रद होता है। बंदर के काटने पर भी इससे शीघ्र ही पीड़ा कम हो जाती है। गाय के गोबर में जीवाणु और विषाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होती है। प्राचीन मान्यता के अनुसार क्षय रोग उपचार करने वाले सैनिटोरियम में गाय का गोबर रखने से उसकी गंध से टीबी के कीटाणु मर जाते हैं। कीटाणु नष्ट करने, दुर्गंध दूर करने के लिए गाय का गोबर अच्छी से अच्छी फिनाइल से भी अधिक प्रभावकारी है। फोड़े, फुंसी, खुजली, रक्त दोष आदि में भी गोमय बहुत प्रभावकारी होता है। गाय के गोबर से बना साबुन चर्म रोगों में लाभप्रद सिद्ध हुआ है। गोमय से बनी धूप अगरबत्ती वातावरण को शुद्ध करने में उपयोगी पाई गई है। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर मिस्टर आयुष नंदन की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले तो मिस्टर आयुष ने बताया कि उनकी सफलता का श्रेय उनकी मां को जाता है, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही संस्कृत के संस्कार दिए। उन्होंने अपने शोध में पाया कि ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसमें गणितीय अवधारणाएं सबसे पहले मिलती हैं। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को भौतिकवादी नहीं बल्कि आध्यात्मिक पक्ष को भी महत्व देने वाला बताया और साविद्या विमुक्तये उपनिषद वाक्य का उल्लेख किया। वर्तमान शिक्षा प्रणाली के द्वारा पुरातन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसके ऊपर भी उन्होंने बल दिया। संस्कृत भाषा की अधोगति के कारणों में महिलाओं की शिक्षा में बाधा, इसे एक विशेष वर्ग तक सीमित करना और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का विनाश शामिल है। संस्कृत को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने विश्वविद्यालयों में शिविर लगाकर संस्कृत बोलने का अभ्यास कराने पर जोर दिया। अंत में उन्होंने छात्रों को कठिनाइयों से निराश न होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने और पूरी मेहनत करने का संदेश दिया। जाहिर सी बात है, there is no shortcut to success. With these deliberations, we conclude today's session और मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।